प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9C गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। और आज का हमारा टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र अर्थात लेंस निर्माता सूत्र। इसे लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं इंग्लिश में। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सभी बोर्ड के लिए बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो तो या बिहार बोर्ड से हो या फिर सीजी बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था अपवर्तन सूत्र, तो उस वीडियो को आप नहीं देखें तो फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना है या फिर चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना दी हूँ मैं। ठीक, इस चैप्टर के लिए किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे। ठीक, इसमें है क्या चीज़ 9A 9B 9C 9D ये 5 पार्ट में बना हुआ है किरण प्रकाशिकी। तो उसके लिए प्लेलिस्ट मैं सिर्फ एक ही बनाया हूँ किरण प्रकाशिकी करके, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं वीडियो का क्रम रखा हूँ। जैसे 9A में आपका 5 वीडियो है तो उसमें 1 2 3 4 5 करके है। 9B में आपका 4 वीडियो है तो उसमें 1 2 3 4 5 करके ऐसे है। ठीक, लेकिन किरण प्रकाशिकी करके आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें आपको सारे वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे, तो उसमें आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक, इस डेफिनेशन के अनुसार आप इस फार्मूला को याद रख सकते हो या फिर इस फार्मूला के अनुसार आप इस परिभाषा को याद रख सकते हो। तो फार्मूला क्या होता है देखिए, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, स्मॉल f को कहते हैं फोकस दूरी, r1 और r2 दो लेंस की वक्रता त्रिज्या हैं और म्यू क्या है, पदार्थ की अपवर्तनांक है। तो देखिए इसके अनुसार हम परिभाषा कैसे बनाते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी, ठीक, किसी लेंस की फोकस दूरी उसके पदार्थ के अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। ठीक, एक बार और देखेंगे, किसी लेंस की फोकस दूरी उसके पदार्थ के अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अब इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, तो व्युत्पत्ति करने से पहले हम यहाँ पे वर्णन करते हैं थोड़ा सा चित्र के बारे में, फिर इसके व्यंजक की स्थापना करेंगे। तो चलिए देखते हैं चित्र को। तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस बना के रख दिया हूँ और यह है इसका मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस के बाएं तरफ को हम AB पृष्ठ नाम दिए हैं और दाएं तरफ को नाम दिए हैं CD। तो इस लेंस में दो पृष्ठ हैं, एक AB और दूसरा है CD। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसमें किरण हमको कैसे आपतित कराना है। तो इस मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु रख देता हूं मैं यहाँ से, ठीक, जिसका नाम दे देता हूं मैं O पर बिंदु आकार की वस्तु रख देते हैं। अब हमें इसका प्रतिबिंब चाहिए, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए यहाँ से दो किरण आपतित कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, दो किरण आपतित कराना पड़ेगा। तो एक किरण मैं ले लेता हूँ, मतलब इस लेंस के केंद्र से होके, ठीक, तो O से निकलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के साथ ही साथ आपतित होता है, मतलब इस केंद्र से आपतित होता है लेंस के, और बिना विचलन के क्या होता है वो सीधे निकल जाता है। ठीक, ये हुआ पहली किरण। अब O से चलने वाली दूसरी किरण, ये हम ले लेते हैं O से चलने वाली दूसरी किरण। O से चलने वाली दूसरी किरण ये है। अब ये जो किरण है वो किस दिशा में अपवर्तित होती है उसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं दो माध्यम ले लेता हूँ। ठीक, ये जो बाहर में है इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम μ1, और लेंस का जो अंदर का भाग है, लेंस कांच का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम अर्थात μ2, और फिर बाहर का भाग क्या होगा, विरल माध्यम मतलब μ1। ठीक, तो यहाँ पे भी विरल माध्यम है, यहाँ पे भी विरल माध्यम है, और लेंस के अंदर का भाग क्या है, सघन माध्यम है। इस चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, तो एक अलग से चित्र बना लेता हूँ मैं, क्योंकि उसमें मुझे अच्छे से समझाते नहीं बनेगा ये। ठीक, तो यहाँ से एक किरण आपतित हुआ ये O से। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण यहाँ पे विरल है, μ1 क्या है, विरल है, और ये अंदर क्या है,
सघन है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आपतित होता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब हमको इसमें अभिलंब देखना है, तो अभिलंब कहाँ पे मिलेगा? ये आपतित बिंदु, और ये हम लेंस ले रहे हैं, मतलब इस पृष्ठ को देख रहे हैं अभी, इस पृष्ठ को। तो इस पृष्ठ को ऐसे बनाएंगे इस तरह से। तो ये है गोले का केंद्र, मतलब प्रकाशिक केंद्र C1 नाम देंगे हम इसको। क्या नाम देंगे? C1। और ये आपतित बिंदु, तो यहाँ से क्या होगा, एक अभिलंब होके जाएगा इस तरह से। ठीक, इस अभिलंब को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, नाम दे देते हैं इसको C और N। अब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो प्रकाश किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर क्या होगा, वो झुकेगा। तो प्रकाश किरण ऐसे सीधा ना जाते हुए इस ओर ऐसे झुक जाएगा, तो अभिलंब की ओर क्या होता है, वो झुक जाता है, मतलब इस तरह से वो अपवर्तित होता है। ठीक, विरल से जब सघन में प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अर्थात यहाँ पे हम लेते हैं C1, इसमें नहीं बना रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से क्या होता है, ये अपवर्तित होता है, और इसको नाम दे देते हैं हम I। ठीक, तो ये I पर क्या होता है, अपवर्तित होता है। अब हमें प्रतिबिंब देखना है, तो ये एक आपतित किरण है और ये दूसरा आपतित किरण है। तो ये आपतित किरण सीधा निकल जाता है और ये आपतित किरण इस तरह से अपवर्तित होता है। अर्थात ये I क्या होगा, वस्तु O का प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक, तो समझ आया, वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, I होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम इस पृष्ठ को देखते हैं, इस पृष्ठ मतलब C और D को। ठीक, ये होगा I, दोनों चित्र देखते रहेंगे, बनाएंगे इसको, ये थोड़ा रफली है। ठीक, अब देखते हैं पृष्ठ CD के लिए, तो सिर्फ पृष्ठ CD को देखेंगे, मतलब ये होगा हमारा CD पृष्ठ, ये C और ये D होगा। तो CD को देखेंगे तो CD के लिए क्या होगा, ये विरल, सघन और पुनः विरल होगा। ठीक, तो CD मतलब ये सघन से विरल में प्रकाश किरण आपतित होगा इस बार। ठीक, देखो अंदर से प्रकाश किरण जाएगा क्योंकि CD पृष्ठ यहाँ पे है, तो ये जो प्रकाश किरण है ये वाला जो अपवर्तित हुआ है, यहीं से यदि हम इस प्रकाश किरण को सिर्फ इतने को, ठीक, इस छोटे से किरण को मानते हैं कि ये CD पर आपतित हो रहा है और यहाँ पर आपतित हो रहा है, तो इसके लिए अभिलंब क्या होगा, तो इस पृष्ठ के लिए देखो, इस पृष्ठ के लिए गोलवृत्त हमारा ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आपतित हो रहा है ये छोटा सा प्रकाश किरण, इसको बस देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपतित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको C2 लेंगे और ये पृष्ठ CD के लिए ये होगा वक्रता केंद्र और ये होगा अभिलंब, अर्थात इस तरह से बनेगा इसमें अभिलंब। अब सघन से विरल में जब प्रकाश किरण आपतित होता है तो अभिलंब से दूर हटता है, वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। अर्थात ये अभिलंब है और प्रकाश किरण देखो ऐसे आपतित हो रहा है यहाँ पे, तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो ये जो प्रकाश किरण है इसका अस्तित्व कहाँ पे है, ये प्रकाश किरण का ये होगा। ठीक, मतलब I को हम क्या करेंगे, I को मानेंगे यहाँ पे वस्तु, किसके लिए, पृष्ठ CD के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को, I को मानेंगे हम वस्तु और इसी प्रकाश किरण को क्या मानेंगे हम, आपतित किरण मानेंगे। तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगा, यहाँ पे देखिए इससे बाहर निकलना चाहेगा, तो ये अंदर सघन माध्यम और ये विरल। तो ये देखो प्रकाश किरण सबसे पहले यहाँ पे ऐसे है, तो ये क्या होगा, अभिलंब से और दूर हटेगा। अभिलंब हमारा ये है, ठीक, तो ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ऐसे जाएगा तो अभिलंब की ओर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस अभिलंब से ये प्रकाश किरण और दूर हटेगा, मतलब ऐसे हटेगा, अर्थात यहाँ पे ये ऐसे हट जाएगा इस तरह से। ठीक, तो इसको नाम दे देते हैं हम I, मतलब फर्स्ट वाले को मैं I1 नाम देता हूँ। ठीक, इसको नाम दे देता हूँ I1। तो यहाँ से प्रकाश किरण जो आएगा फिर इसको नाम दे देते हैं हम I। ठीक, ये यहाँ पे ये होगा I। अब ये चित्र बन गया, इसमें आपको अभिलंब बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में इसमें अभिलंब को नहीं दिखाया गया है। एक छोटा सा और चित्र दिए हैं जो ब्रैकेट के अंदर में, उसमें अभिलंब को दिखाया गया है। ठीक, तो ये चित्र आपको समझ आया। एक बार और ध्यान देंगे, पृष्ठ AB के लिए O वस्तु है और I1 क्या है, प्रतिबिंब है, और पृष्ठ CD के लिए I1 वस्तु है और I क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब है। तो इस तरह से हमारा ये चित्र कंप्लीट होता है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस चित्र को आप बना सकते हैं। तो इस तरह से चित्र हमारा कंप्लीट होता है। अब चित्र के बारे में वर्णन, तो वर्णन मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, फिर स्क्रीन पे आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे μ2 अपवर्तनांक के एक लेंस
ठीक, μ2 अपवर्तनांक का एक लेंस है जो μ1 अपवर्तनांक के माध्यम में स्थित है। μ2 सघन है और μ1 विरल है। और ये जो लेंस है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना है, एक पृष्ठ AB और दूसरा पृष्ठ है C और D। ठीक, लेंस की वक्रता त्रिज्या, यदि हम यहाँ पे वक्रता केंद्र लेते थे C1 और यहाँ पे लेते C2, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 होगा। ठीक, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O स्थित है। ठीक, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O स्थित है। पृष्ठ AB के लिए O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है तथा पृष्ठ CD के लिए I1 वस्तु का कार्य करता है, जिससे इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक, इस तरह से इस चित्र के बारे में थोड़ा सा आप वर्णन मतलब चित्र के बारे में लिखेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं हम इसका व्यंजक। तो व्यंजक चलिए निकालते हैं। ठीक, इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास दो वक्रता त्रिज्या है R1 और R2, तो हम क्या करेंगे, अपवर्तन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। ठीक, अपवर्तन सूत्र क्या होता है, अपवर्तन सूत्र होता है μ2 माइनस μ1 बट्टे R बराबर μ2 बाई V और μ1 बाई U। ये होता है अपवर्तन सूत्र। इसे दे देते हैं हम समीकरण 1 और क्या करेंगे, हम इसी सूत्र का प्रयोग भी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ CD AB के लिए निकालते हैं। ठीक, पृष्ठ AB के लिए, तो पृष्ठ AB के लिए O वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा U। क्या होगा, वस्तु की दूरी U। और I1 प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं, तो ये होगा V1। ठीक, और ये भी एक प्रतिबिंब है, तो इसके लिए बीच की दूरी हो जाएगा V। ठीक, ये इसमें हम थोड़ा सा और दर्शा दिए। तो सबसे पहले निकालते हैं पृष्ठ AB के लिए, पृष्ठ AB के लिए, तो पृष्ठ AB के लिए, ठीक, वस्तु की दूरी क्या है, U है, तो U हम दिखाएंगे यहाँ पे। U क्या है, वस्तु O की दूरी, वस्तु O की दूरी। ठीक, पृष्ठ AB के लिए U होगा वस्तु O की दूरी और V1 क्या होगा, प्रतिबिंब I1 की दूरी। तो V1 ये होगा I1 की दूरी, I1 की दूरी। तो ये प्रतिबिंब का काम करेगा और ये वस्तु की दूरी का कार्य करेगा। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो V क्या चीज़ होता है, प्रतिबिंब की दूरी, तो V की जगह रखेंगे हम V1 और U होता है वस्तु, तो ये तो U ही रहेगा। लेकिन पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, R1 होगा और माध्यम आपका सेम रहेगा μ2 माइनस μ1, क्योंकि 1 से 2 में जा रहे हैं तो 2 माइनस 1 होगा वो। ठीक, तो चलिए समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो ये तो सेम रहेगा μ2 माइनस μ1 बटे R1 हो जाएगा। ठीक, वक्रता त्रिज्या μ2 बाई V, μ2 बाई V। V की जगह क्या रखेंगे हम, V की जगह रखेंगे V1, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस μ1 बाई U, μ1 बाई U। U की जगह तो U ही रहेगा। ठीक, ये U ही रहेगा। अब इसको फिर दे देते हैं हम समीकरण 2। क्या दे देते हैं, समीकरण 2। ठीक, पृष्ठ AB के लिए हो गया। अब पृष्ठ CD के लिए निकाल लो। पृष्ठ CD के लिए देखिए, I1 क्या कार्य कर रहा है, I1 जो है वो वस्तु का कार्य कर रहा है, तो V1 को क्या लेंगे हम, वस्तु की दूरी लेंगे। ठीक, I1 को हम यहाँ पे पृष्ठ CD के लिए I1 को मान रहे हैं वस्तु, तो V1 हो जाएगा वस्तु की दूरी। ठीक, तो V1 ये होगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और पृष्ठ CD के लिए V क्या होगा, पृष्ठ CD के लिए V हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हो जाएगा V प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब इस मान को फिर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखेंगे, अर्थात
v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी की जगह हम क्या रखेंगे, v ही रखेंगे। u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी की जगह रखेंगे हम u1। अब वक्रता त्रिज्या यहाँ पे r था, इसके लिए r1 था, इसके लिए तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पृष्ठ CD के लिए, तो CD का जो गोला है वो ऐसे बनेगा, तो इसका वक्रता त्रिज्या हम रफली चित्र बनाएं तो यहाँ पे मिलेगा इसकी वक्रता त्रिज्या r2। और माध्यम भी चेंज हो जाएंगे इस बार, क्योंकि देखो μ1 से μ2 में गया था तो μ2 माइनस μ1, अब μ2 से μ1 में निकल रहा है तो μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 में पुनः मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलिए मान रखिए μ2 माइनस μ1, माध्यम चेंज करिए, μ1 माइनस μ2 बट्टे वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा r2 इक्वल टू μ2 बाई v, तो माध्यम चेंज होगा, μ2 की जगह लेंगे हम μ1 बट्टे v क्या चीज़ होता है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या है हमारे पास, v ही है, तो रहने दीजिए, माइनस का माइनस, फिर माध्यम चेंज होगा, μ1 की जगह μ2 लिखेंगे, ठीक, ये μ2 और बट्टे u होता है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी इस बार लिए हैं हम v1, ठीक। अब इसको दे देते हैं समीकरण 3। समझ आया आपको, बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसके माध्यम को चेंज करना है और v की जगह रखेंगे v और u की जगह रखेंगे v1। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो बायां पक्ष को बायां के साथ और दायां पक्ष को दायां के साथ, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बट्टे r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बट्टे r2 बराबर, इसको जोड़ेंगे μ2 बट्टे v1 लिख लो एक बार, μ2 बट्टे v1 और μ1 बट्टे u प्लस, ठीक, ये बायां पक्ष इसको जोड़ेंगे हम, तो ये होगा μ1 बट्टे v और μ2 बट्टे v1, ठीक, ये बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष दोनों का, और ये दायां पक्ष है इतना, और ये है इसका दायां पक्ष, दोनों को जोड़ दिए। चलिए हल करिए इसको, यहाँ से हम एक काम करते हैं, μ1 माइनस μ2 है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालते हैं, तो हमको ये मिलेगा μ2 माइनस μ1 बटे r1, और ये प्लस है, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे। जैसे ही इन दोनों से माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, μ1 प्लस में है तो वो माइनस बनेगा, और μ2 माइनस में है तो वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों से हम माइनस बाहर निकाले हैं, तो जो प्लस बनेगा उसको पहले लिख देता हूँ मैं, μ2 माइनस में है तो ये प्लस बनेगा, तो इसको पहले लिख देता हूँ मैं μ2, और μ1 प्लस में था, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये माइनस बनेगा, इसको बाद में लिख देता हूँ मैं, ये μ1 बट्टे ये होगा r2 बराबर, इसको देखो μ2 बाई v1 प्लस में μ2 बाई v1 माइनस में, दोनों काट दीजिए, तो ये बचेगा μ1 बाई v, और ये माइनस में बचेगा μ1 बाई u। अब देखिए μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, दोनों से μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो μ2 माइनस μ1, और यहाँ पे बचेगा, कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये होगा 1 बाई r1, और ये माइनस का माइनस, यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा तो ये 1 होगा, और ये होगा r2, ठीक, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ से μ1 और μ1 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये μ1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाई v, और यहाँ पे बचेगा 1 बाई u, ठीक। अब इसको आगे हल करने के लिए मैं इधर के भाग को मिटा देता हूँ, इतने को, ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए, या फिर इतने को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से अलग है ये, ठीक, ये इतना अलग है। अब आगे देखें, इस पूरे को मैं इधर लिखता हूँ और इस पूरे को मैं इधर लिखता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में, और राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ मैं, और साथ ही साथ μ1 को पक्षांतर भी करूँगा, तो μ1 पक्षांतर होगा तो इसके बट्टे में आएगा, तो μ2 बट्टे μ1 होगा और μ1 बट्टे μ1 होगा। तो सबसे पहले इसको तो मैं लिख देता हूँ, ठीक, तो ये होगा 1 बाई v और ये 1 बाई u इक्वल टू, ठीक, ध्यान दीजिए,
μ1 पक्षांतर होगा तो इसके बट्टे में आएगा, अर्थात μ2 बट्टे μ1 होगा। तो μ2 बट्टे μ1 और μ1 के भी बट्टे में आएगा वो μ1 बट्टे μ1। ठीक, मतलब μ1 पक्षांतर होकर इसके बट्टे में गया और इसके भी बट्टे में आ गया, और इसके ब्रैकेट में अंदर में है 1/r1 और 1/r2। ठीक, ये μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, माध्यम यहाँ पे μ1 से μ2 में गया, फिर μ2 से किस में चला गया, μ1 में। तो दोनों माध्यम को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही माध्यम अर्थात μ2/μ1, μ2/μ1 इसको हम म्यू के इक्वल में ले सकते हैं। ठीक, दोनों माध्यम को एक ही माध्यम ले लेते हैं, सिर्फ म्यू। क्या लेंगे हम, म्यू लेंगे। और म्यू क्या है, लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो μ2 बट्टे μ1 की जगह मैं म्यू रखूँगा और ये मिलेगा हमको 1/v और 1/u इज इक्वल टू μ2/μ1 की जगह म्यू, और ये माइनस का माइनस ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक, और इधर होगा 1/r1 और ये 1/r2। इसे दे देता हूँ मैं समीकरण 3। समीकरण 3 के बाद इसे देते हैं समीकरण 4। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब वस्तु फोकस पर होता है, मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और जब वस्तु अनंत पर स्थित होते हैं, जब भी वस्तु अनंत पे स्थित होते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, अर्थात मुख्य फोकस पर। तो वस्तु कहाँ पे स्थित होगा, अनंत पे। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो अर्थात वस्तु क्या है, u है, तो वस्तु की दूरी क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, अर्थात वस्तु क्या है, u है वस्तु की दूरी। तो u इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ पे, अनंत लेंगे, मतलब इनफाइनाइट कहते हैं। अब वस्तु जब अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी v है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, v को लिखेंगे हम f, मतलब फोकस पर बनेगा, और इसे हम लिखेंगे स्मॉल f। स्मॉल f क्या होगा, फोकस दूरी होगा। इन दोनों मान को समीकरण 4 में रखेंगे, इसको ऐसे करके लिख लेना, तो करके। ठीक, तो 1/v की जगह लिखेंगे हम 1/f, और 1/u की जगह लिखेंगे 1/इनफाइनाइट, और ये होगा μ-1 और 1/r1 और ये 1/r2। 1/इनफाइनाइट मतलब किसी भी संख्या के नीचे में यदि अनंत रहता है तो उसका वैल्यू शून्य हो जाता है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू हमको मिलेगा μ-1 और 1/r1 और ये 1/r2। और इसी फार्मूला को कहते हैं हम लेंस मेकर फार्मूला या लेंस निर्माता सूत्र। तो लेंस निर्माता सूत्र की गणना करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, हल इसको करेंगे। ठीक, अब नीचे लाइन में लिख सकते हो यही लेंस निर्माता सूत्र है, यही लेंस निर्माता सूत्र है। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको मैं दे देता हूँ छोटा सा समीकरण 5। आपके पास जगह हो तो थोड़ा लंबा करके बना लीजिएगा, इसे समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 4 और 5 की जब तुलना करेंगे तो समीकरण 4 का दायां पक्ष देखिए μ-1 1/r1 - 1/r2। समीकरण 5 का दायां साइड देखिए μ-1 1/r1 - 1/r2। तो दोनों का दायां साइड बराबर है, तो इसका बायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, अर्थात समीकरण 4 व 5 से 4 व 5 से तो देखिए ये है इसका बायां पक्ष और ये है इसका बायां पक्ष है, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो ये मिलेगा हमको 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, और इसी को क्या कहते हैं, पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र भी कहेंगे हम। ठीक, पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र। वैसे तो लेंस सूत्र के लिए हम एक और व्यंजक स्थापित करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास के वीडियो में पढ़ेंगे। तो पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र तक का व्यंजक आप यहाँ तक हल करेंगे जो लेंस निर्माता सूत्र से बनता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये व्यंजक कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।